हेलो, मेरा नाम अनुज कुमार मिश्रा है और मैं 2020 में क्लास 12 को बायोलॉजी पढ़ाऊंगा और ये वीडियो क्लास 12 के लिए फिजिक्स हिंदी चैनल की ओर जाएगी। तो मैं देर न करते हुए मेरा इंट्रोडक्शन में मेरा नाम काफ़ी है और अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार का जो सिलेबस आया है उसमें से चैप्टर नंबर फर्स्ट को रिड्यूस किया गया है, इसलिए हम बायोलॉजी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा जो चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन चैप्टर है इसमें हम इनकी बेसिक आइडियाज़ को लेते हैं, यानी कि इनका परिचय थोड़ा सा लेते हैं। परिचय लेते हैं जैसे कि पुष्प के बारे में जानते होंगे, पादप के बारे में जानते होंगे, लेकिन एक शब्द यहाँ पे आया है, जनन शब्द आया है। तो ये जो जनन शब्द है ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में अच्छे से बताया गया है। फिलहाल चैप्टर रिड्यूस होने की वजह से उसके बारे में जानकारी तो कोई नहीं दिया जा रहा है, लेकिन मैं इसको बताने से पहले इस चैप्टर को बताना बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैं स्टार्ट करता हूँ पहले जनन से। तो मैं बताता हूँ जनन क्या होता है। जनन, ये शब्द जो आता है जनन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि बायोलॉजी में एक टर्म है, जैसे कि मैं बता दूं, थोड़ा सा पीछे की ओर फ्लैशबैक की ओर लेके जाता हूं। उसमें बताता हूं कि पहले टाइम्स में क्या होते थे, सभी छोटे छोटे जो जीव थे, माइक्रोबैक्टीरियाज थी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं, थी, वो लोग जीवन यापन करते थे, जीते थे, मरते थे। तो उनके बारे में कोई जानकारी विशेष नहीं है, वो अपने ऐसे कुछ स्पेशल नहीं फंक्शन अदा कर पाते थे जिसकी वजह से उनके बारे में कोई विशेष जानकारी रखा जाए। लेकिन फिलहाल हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो क्या पाते हैं, अपने चारों तरफ पाते हैं जीव जंतु को पाते हैं, पेड़ पौधों के पाते हैं, इनके अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं जीव। तो एक्चुअली जीव जो शब्द है ये बायोलॉजी के लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि जीव के बारे में हमको बायोलॉजी में अध्ययन करना है। तो जो चैप्टर है और चैप्टर में आता है शब्द जनन, तो इसके बारे में बताते हैं। जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता ही जनन कहलाती है। मतलब कि आप जानते होंगे कि इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी चीज़ अमृत को प्रदान नहीं, यानी कि हर एक चीज़ का एक लाइफ टाइम होता है, उस लाइफ टाइम के अंदर वो मर जाता है। इसको एनसीईआरटी ने पहले ही लाइन में डिफाइन किया है जीवन अवधि के नाम से। उसमें बताया गया है कि जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय अंतराल को जीवन अवधि कहते हैं। यानी कि फिक्स कर दिया गया है कि हर एक जीव मरता है, उसके मरने का समय फिक्स होता है और कंप्लीट उसके जो जीवन लाइफ साइकिल होता है उसको बोलते हैं जीवन अवधि। लेकिन हम जानते हैं कि 100 साल मनुष्य जीता है फिर मर जाता है, 100 साल जीता है फिर मनुष्य मर जाता है, यानी कि फिर क्या होता है, मनुष्य की संख्याएं बहुत सारी होती जाती हैं और ये कैसे होती हैं, संख्याएं कैसे बढ़ती हैं, ये जानने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिफिनेशन हम लिखेंगे अगर जनन के बारे में, तो लिख सकते हैं, लिखेंगे जीवों में पाए जाने वाली अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता ही जनन कहलाती है। जीवों में पाए जाने वाली अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता ही जनन कहलाती है। किसी तरह आप बोल सकते हैं, पहले वाला भी सही है, दूसरे वाला भी सही है। तो इसको बोलते हैं जनन, यानी कि कोई चीज एक है, एक से वो दो कैसा हुआ उसके बारे में जानकारी, एक से दो कैसे हुए इसकी जानकारी लोगों को मिलेगा। इस चैप्टर के इस टॉपिक से जनन से मिलता है। अभी होता कैसे है, तो सबसे पहले हम जानते हैं जो जनन में मुख्यतः जो भाग लेते हैं वो लैंगिक जनन होता है। क्योंकि लैंगिक जनन क्यों होता है, और इसको बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ जनन के प्रकार। जनन के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। जो अलैंगिक जनन है उसको हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक जनन, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जो लैंगिक जनन है उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको लैंगिक क्यों बोलेंगे, अलैंगिक को बोलना हो तो इसके आगे ए लगा देंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जनन के पहले प्रकार अलैंगिक जनन से। तो मैं मिटा लेता हूँ तब तक के लिए, मिटाने के लिए तो जनन में मैं बताया था दो प्रकार के होते हैं, पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। तो मैं टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैं ऑलरेडी लिख रखा हूँ। अलैंगिक जनन पहला जो था, तो बोलते हैं जनन की वह विधि जिसके अंतर्गत केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, अलैंगिक जनन कहलाता है। यानी कि कोई एक जीव है,
उसमें जन्म की प्रक्रिया हो रहा है और वो 1 से 2 बन जा रहा है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही जनक जो रहेगा, वो चाहे नर हो या हो मादा, सिर्फ एक ही चाहिए, दो की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंगल से ही हमारा काम बन जाता है। तो इसको बोलेंगे जनक की वह विधि जिसके अंतर्गत केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, अलैंगिक जन्म कहलाता है। एग्जाम्पल हम बता सकते हैं अमीबा की, यूग्लिना की इत्यादि, बहुत है। जैसे कि आप छोटे जीव जो होते हैं उनको बता सकते हैं, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब क्या होते हैं, एक अलैंगिक जन्म की विधि को ही फॉलो करते हैं। तो उसको आप बता सकते हैं कि जन्म की वह विधि जिसके अंतर्गत केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, उसे अलैंगिक जन्म कहते हैं। लेकिन यहीं पे अगर लैंगिक जन्म की बात आती है तो आपको बस एक वर्ड बदलना है यहाँ पे, जन्म की वह विधि जिसके अंतर्गत, यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे आप लिखेंगे 2 जनक की आवश्यकता होती है, 2 जनक की आवश्यकता होती है, इसको बोलते हैं लैंगिक जन्म। इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। अब नर और मादा दोनों भाग लेते हैं तो इसमें लैंगिक जन्म में क्या था, अलैंगिक बता दिया, तो लैंगिक में सिर्फ उसके हटा देना, उसमें लिखना बस 2 जनक की। तो जनक की वह विधि जिसके अंतर्गत 2 जनक की आवश्यकता होती है, जन्म की ऐसी विधि को लैंगिक जन्म कहते हैं। इसमें नर और मादा दोनों का योगदान होता है। नर अपने नर की भूमिका निभाता है और मादा मादा की भूमिका निभाती है। तो देखते हैं कैसे होता है ये जन्म। नर एवं मादा, जो नर होता है वो नर युग्मक उत्पन्न करता है, नर युग्मक, और मादा है वो मादा युग्मक उत्पन्न करती है, मादा युग्मक। अब जब नर युग्मक उत्पन्न करता है, मादा मादा युग्मक उत्पन्न करती हैं, तो ये युग्मक मान लीजिए इनका युग्मक n है और इनका युग्मक यानी कि n दिखाने के मतलब कि इनमें जो युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 1 होती है, इसलिए एकल गुणसूत्री होते हैं। और ये युग्मक निर्माण की जो प्रक्रिया होती है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। हमेशा याद रखना, बोर्ड में पूछा जा सकता है कि युग्मक कैसे बनते हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं। गुणसूत्रों की संख्या इसमें 1 ही होती है। अब नर का नर युग्मक, मादा का मादा युग्मक दोनों मिलता है। अब n और n हम तो सामान्य गणित जानते हैं, n प्लस n बनेगा तो 2n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारी 2n। अब हमारा क्या बनेगा, नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक मिलके बनाएंगे जिस संरचना को, उस संरचना को बोलते हैं युग्मनज, इंग्लिश में बोले तो जाइगोट। ये होते हैं द्विगुणित। अब जाइगोट आगे क्या करते हैं, आगे इनकी वृद्धि होती है। और पहली बात बता दें आपको, इन मिलने की जो प्रोसेस है, यहाँ से मादा युग्मक आए, यहाँ से नर युग्मक आए, आपस में मिले, इस मिलने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। अगर आप पूछते हैं निषेचन किसे कर सकते हैं, नर से नर युग्मक तथा मादा से मादा युग्मक उत्पन्न होता है, दोनों के मिलने की प्रक्रिया से युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। युग्मनज निर्माण की प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, नर युग्मक देगा और मादा युग्मक देगी, दोनों मिलेंगे, इस प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं और उससे युग्मनज बनेगा। युग्मनज वृद्धि करेगा और बनाएगा एक संरचना, वो भी 2n ही होता है, उसको बोलते हैं भ्रूण। और ये भ्रूण फिर 9 महीने तक विकसित होगा, 9 मंथ तक विकसित होगा और बन जाएगा आपका वेल डेवलप्ड बेबी। ये था जन्म की प्रक्रिया। तो नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक मिले, निषेचन हुआ, निषेचन से युग्मनज बना, युग्मनज वृद्धि किया, भ्रूण बन गया, भ्रूण से हमारा आ गया एक विकसित वेल डेवलप्ड बेबी। तो ये था जन्म की प्रोसेस। जो गुणसूत्र होते हैं, n दिखाने मतलब क्या है, एकल गुणसूत्री। क्या होते हैं, एकल गुणसूत्री, यानी कि गुणसूत्र की संख्या 1 होती है। और किस विधि से बनते हैं, यहाँ विभाजन होता है कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन। इसको चाहो तो छाप सकते हैं, इसी विधि द्वारा आप छाप के इसको बता सकते हैं। जन्म की पूरी प्रक्रिया को आप यहाँ पे बता सकते हैं। अब इस प्रक्रिया को जानने के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इतना था बेसिक नॉलेज, और इसके बिना हम चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर सकते थे। तो लैंगिक जन्म के बारे में आपको बता दिए थे। क्या होता है, इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है। दोनों जनक क्या देते हैं, युग्मक देते हैं। नर जनक नर युग्मक, मादा जनक मादा युग्मक देगी।
दोनों का युग्मक आपस में संलयन होंगे, इस प्रक्रिया को निषेचन बोलेंगे। निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज को इंग्लिश में जायगोट बोलते हैं। ये विकसित करेगा और आगे वेल डेवलप बनाएगा भ्रूण, उससे वेल डेवलप और वेल से भी वेल डेवलप होगा आपका 9 मंथ के थ्रू एक बन जाएगा वेल डेवलप बेबी। और ये होगा तो मानव में होगा, अगर पुष्प में हो तो फल बनेंगे, बीज बनेंगे, ऐसी संरचना होगी। तो लेकिन चैप्टर हमारा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो हम स्टार्ट करेंगे पुष्प की संरचना से। तो पुष्प की संरचना हम स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, पुष्प की संरचना बनाने के लिए मैं आप जल्दी टॉपिक है पुष्प की संरचना, तो नीचे की जगह उतना अधिक नहीं है, इसलिए मैं ऊपर को मिटाता हूँ और पुष्प की संरचना बनाने के लिए सिखाता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में नहीं जानेंगे तो पूरा चैप्टर आपको समझ आने वाला नहीं है। तो सबसे पहला काम करना क्या है, आपको इस भाग को बना देना है। इस भाग को बना लेंगे ऐसे गोला सा, ठीक है। अब इस भाग का आपको नामकरण करना है। इस नामकरण करने पे आप इसको बोल देंगे, इसका नाम दिया गया है वर्तिकाग्र, इंग्लिश में बोले तो स्टिग्मा, वर्तिकाग्र हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां से पकड़ना है और यूं घुमाते हुए एक गोलाकार सा संरचना बना देनी है। अब इस संरचना में जो नीचे वाला जो ट्यूब है, जो ट्यूब जैसे नलिका लाइट की स्ट्रक्चर जो दिख रही है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। ऊपर है वर्तिकाग्र, इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा। इसको वर्तिकाग्र इसलिए बोला गया है क्योंकि ये वर्तिका के आगे वाला हिस्सा है, इसी हिस्से पे परागकण उतरता है, आगे बताया जाएगा। इसको बोलते हैं वर्तिका। इसको पार्ट बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं वर्तिकाग्र, सॉरी, और इसे बोलते हैं वर्तिका। अब कुछ नहीं करना है, हमको इस जो बाहर फुली हुई जो संरचना दिख रही है, इसको बोल देना है अंडाशय। बोलना है अंडाशय, इंग्लिश में ओवरी, ठीक है। इसको बोलते हैं इस पार्ट को अंडाशय, ऊपर वाले को वर्तिका, फिर वर्तिकाग्र। इतने भाग पुष्प की स्त्री भाग होती हैं। अब नीचे वाले इस फूले हुई संरचना में एक संरचना होती है, ध्यान से देखना, ऐसे 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 बन जाएगा, ऐसे 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 बना लेना है। फिर इसको ऐसे मिला देना है और इसको भी इधर से ऐसे मिला देना है। ये डॉट 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 करके मिला देते हैं। अब यहाँ पार्ट में से हमको गोली बना देना है, 1 2 3। अब जितना बड़ा आपका स्ट्रक्चर बने, या बड़ा बनाते तो और बना सकते हैं, पार्ट बना लीजिए, बन गया। इस भाग का नाम दिया जाता है बीजांड। बीजांड नाम देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओव्यूल, ठीक है। ये जो पार्ट हमारा निकला इसको बोलते हैं अंडकोशिका। अंडकोशिका, इंग्लिश में बोले तो एग सेल, ठीक है। और पुष्प की बाहर से ऐसी स्ट्रक्चर निकली जाती है, ये ऐसे ऐसे जो बाहर भाग निकली जाती है, इसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। दल पुंज जो होता है उसको मैंने दिखाऊंगा, यहाँ सीधे मैं दिखा देता हूँ। ये आसन, इस पे पुष्प बैठता है, इसको बोलते हैं पुष्पासन, ठीक। ये बाह्य दल पुंज है, इसमें दल भी होते हैं। और ये वर्तिकाग्र, ये जितने पार्ट हो गए, वर्तिकाग्र, वर्तिका, बीजांड, अंडाशय, अंडकोशिका, ये सब स्त्री भाग है। अब मैं इधर दिखाता हूँ, पुष्प में पुरुष भाग भी होता है, और पुरुष भाग में दिखाता हूँ ए ऐसे, यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऐसी संरचना बनी। तो मैं इधर इसको ऐसे घुमा ही देता हूँ क्योंकि मुझे आगे घुमा के ही दिखाना है इस संरचना को। बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं परागकोश, इंग्लिश में एंथर। इस भाग को बोलते हैं उतंतु, इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। पुष्प एक ऐसी संरचना होती है जिसमें कि नर भाग और मादा भाग दोनों प्रेजेंट होता है, इसलिए पुष्प उभयलिंगी होते हैं। और इस पार्ट को कंप्लीटली बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं?
पुंकेसर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पुंकेसर को, इंग्लिश में पुंकेसर को बता रहे हैं, भी बोलते हैं स्टीमेन बोलते हैं, स्टीमेन, ठीक है। और इधर का जो स्त्री वाला भाग आया है इसको बोलते हैं स्त्री केसर, इंग्लिश में बोलते हैं स्टिल। ये कंप्लीट हमारे पुष्प की रचना हो गई। पहला क्या हमको देखना है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, बीजांड, सबसे पहले बना लेना है वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, फिर एक कंप्लीट अंडा जैसे स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं अंडाशय, फिर उसके अंदर बीजांड, फिर बीजांड में अंडकोशिका, बाहर दिखाएंगे बाह्यदल पुंज, पुष्पासन, ये भी बाह्यदल पुंज है। और इसके बाहर इधर हो गया हमारा पुरुष भाग, इसको पुंकेसर बोलते हैं, इसमें आते हैं परागकोश, कुतंतु। स्त्री केसर में आते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। बस यहीं तक लेक्चर समाप्त करते हैं, फिर आगे हम कल बताएंगे पुष्प की जो पुरुष भाग होती है उसका पोस्टमार्टम करेंगे, फिर नर भाग की पोस्टमार्टम करेंगे, सबका स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। ओके, देन वीडियो को खत्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।